दोस्तों आदाब। आज रूस की अफवाज यूक्रेन में दाखिल हुई हैं, बाज़ हिस्सों में यूक्रेन के। और ये वाक़या एक ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रूस के दौरे पर हैं। और इस वक्त जब मैं ये आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये वीडियो कर रहा हूँ वीलॉग, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया में इस वाक़े के हवाले से, आज की डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है। और आप में से जो लोग मेरे वीलॉग्स देखते हैं उन्हें मालूम है कि गुज़िश्ता कई महीनों से मैं इस मौजू के ऊपर मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर कर रहा हूँ अपने पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ, उनको शेयर कर रहा हूँ अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, या जो मेरा वॉल है वहाँ पर, और उसके अलावा भी बाज़ दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और साथ में कुछ इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के लोगों से भी मैं इस मौजू पर बात करता चला आ रहा हूँ। ये जो आज यूक्रेन में हुआ है, जो रूस की फ़ौज यूक्रेन के अंदर गई है, ये कोई आप जानते हैं नया या एक दिन में ये नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत तवील हिस्ट्री है, और मौजूदा जो सूरत हाल है उसके पीछे भी 7-8 साल से रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा चला आ रहा है, जिसमें एक जानिब यूक्रेन है लेकिन यूक्रेन और दूसरी जानिब रूस है, लेकिन यूक्रेन के बिहाफ पर नेटो और अमेरिका और मगरबी ममालिक में खुसूसन बरतानिया और कुछ साबिका मशरकी यूरोप के जो साबिक कम्युनिस्ट मुल्क थे, जो अब मशरकी यूरोप पे नेटो के भी मेंबर हैं और यूरोपीय यूनियन के भी मेंबर हैं, जिनमें पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स और रोमानिया, चेक रिपब्लिक वगैरह शामिल हैं। ये सब रूस के हवाले से यूक्रेन से ज़्यादा जो है रूस की मुखालिफत कर रहे हैं, और नाम यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं आज की अपनी इस तज़किये या वीलॉग का आगाज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रूस में मौजूदगी के हवाले से करूँगा। ये बहुत यूनिक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली दौरा बन गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। अगर ये आम हालात में होता तो शायद इसको इतनी तवज्जो ना मिलती पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी ममालिक में शायद अमेरिका में इसको तवज्जो मिल रही है, मिलेगी। मगरबी मीडिया शायद भी अब देखते हैं कि पुतिन और इमरान खान साहब आपस में क्या बात करते हैं, लेकिन इमरान खान का एक ऐसे वक्त में मॉस्को में मौजूद होना, रूस में मौजूद होना, जब रूस की अफवाज जो हैं वो एक पड़ोसी मुल्क में दाखिल हुई हैं, और ये एक मामूली वाक़या नहीं है। पूरा मगरिब और मगरिब के हलीफ और जो मगरिब के मुखालिफिन हैं वो इस वाक़े को देख रहे हैं और इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम वाक़या बन गया है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का वहाँ मौजूद होना। अब हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता चंद माह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं। इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया था। शुरू दिन से अपोजिशन का ये कहना था और कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो फेयर तरीके से, जायज़ तरीके से इक़्तिदार में नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शामिल बाज़ शख्सियात ने इमरान खान साहब की हुकूमत को मुसल्लत किया है। और इमरान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो उनसे पहले थी उसके खिलाफ साजिशें की गई, और इमरान को 2011 में लॉन्च किया गया। 2014 में उन्होंने धरना दिया। 2014 से लेकर 2018 तक इमरान खान साहब की मुकम्मल सपोर्ट की गई, मीडिया में भी की गई, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी की गई, और इमरान खान साहब को एक मसीहा के तौर पर पेश किया गया। 2018 में, जुलाई 2018 में जब इलेक्शन के नताइज आए, उसमें इमरान खान साहब जीत गए। अगरचे उनकी जीत नामुकम्मल थी, उनको बहुत अक्सरियत हासिल नहीं थी, मामूली सी भी अक्सरियत हासिल नहीं थी, बल्कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर उन्होंने हुकूमत बनाई। उस वक्त तक इमरान खान साहब के बारे में
ये तासुर था पाकिस्तान के बहुत से लोगों में, खुसूसन मिडिल क्लास के लोगों में, कि ये इनको एक मौका मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान को बदल देंगे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। और इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे, सब लोगों की तवक्को थी कि अब वो हुकूमत में आकर, सबकी तो नहीं, काफ़ी लोगों की तवक्को थी कि वो कुछ चेंज लाएंगे। लेकिन जो जानते थे, जो सिचुएशन को समझते थे, उन्हें मालूम था कि इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो वो लोग थे जो इमरान खान साहब को जानते थे कि उनकी क्या कैपेसिटी है और उनकी क्या कैपेबिलिटी है, और वो ये नहीं कर पाएंगे डिलीवर जो वो कहते हैं। और दूसरे लोग वो थे जो कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से हुकूमत दी थी, एक कमज़ोर हुकूमत ली थी पार्लिमानी निज़ाम में, वो समझते थे कि इमरान खान साहब ने जिस तरह इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर, उन लोगों को साथ मिलाकर जिनके खिलाफ वो कैंपेन चलाते रहे हैं, ऐसे सियासतदानों को जो मुशर्रफ की काबीना में थे, जो जरदारी साहब की काबीना में थे, उनको साथ मिलाकर हुकूमत अगर उन्होंने बनाई है तो वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इन लोगों के अलावा नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, शहरी इलाकों के लोगों की बहुत बड़ी तादाद, मीडिया में इमरान खान साहब के बहुत सारे फ़ैन थे। हामिद मीर साहब से लेकर वो जो क्या नाम है उनका, अदाकार शाहिद के जो बेटे हैं, या और जो हमारे नदीम मलिक साहब, और दूसरे, अब मैं किस किस का नाम लूँ, वो बड़े बड़े एंकर्स जो थे वो सारे इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे और इमरान खान साहब को प्रमोट करते रहे और इमरान खान साहब को निजात दहिंदा बनाकर पेश करते रहे। कामरान खान और साबिर शाकिर और हारून रशीद और मुईद यूसुफ, ये मुईद क्या है, वो एक मुईद साहब हैं वो, या अरशद शरीफ, उनकी मैं क्या बात करूं, बाज़ ऐसे लोग जो अब जमहूरियत के और आज़ादी सहाफ़ियत के चैम्पियंस बन गए हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत की मुखालिफत भी कर रहे हैं और उसके निशाने पे भी हैं। यही वो लोग, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब को लाना चाहते थे। लेकिन आप देखते हैं कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत को जो रवैया अपने मुखालिफिन के साथ रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत का जो रवैया मीडिया के साथ रहा है, इमरान खान साहब का जो खारजा पॉलिसी के हवाले से कंफ्यूजन्स रहे हैं, और इमरान खान साहब के दौर में मईशत की जो सूरत हाल हुई है और महंगाई जिस तरह बढ़ी है और पॉलिसी का जो फुकदान है और पॉलिसी और एक्शंस में जो फ़र्क है, उसकी वजह से इमरान खान साहब की जो रेपुटेशन है, इमरान खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है, वो मुतासिर हुई है, नेगेटिवली मुतासिर हुई है। और इमरान खान साहब के खिलाफ अवामी राय आमा जो है वो उनके उस कदर हक में नहीं रही जिस कदर के उनके जब वो वादे कर रहे थे उस वक्त थी। अब हालात ये हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो इमरान खान साहब को लेकर आए थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की वो शख्सियात, वो भी इमरान खान साहब से अब किसी तरीके से चाहते हैं कि ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इमरान खान साहब का ये जो रूस जाना है, ये एक ऐसे वक्त में वो गए हैं जब ये बातें हर जगह की जा रही हैं, चौराहों पर की जा रही हैं, गलियों कूचों में की जा रही हैं, ड्राइंग रूम्स में की जा रही हैं, टीवी के टॉक शोज में हो रही है, सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया, चाहे उनको अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए या उनको नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान साहब रूस से जब वापस आएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। और जो खुद को बहुत बाखबर सहाफ़ी कहते हैं, उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब मज़ीद हुकूमत में नहीं रहेंगे। ये सब इन बातों से आप वाकिफ थे, लेकिन ये इस रूस के दौरे के हवाले से मैं इसको इसलिए ये सारी चीज़ मैंने दोहराई कि ये रूस का जो दौरा जिसके ऊपर अब तनकीद की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रूस नहीं जाना चाहिए था, जबकि रूस एक बहुत बड़े आलमी तनाज़े में मुलव्विस है और दुनिया की बड़ी ताकतें, मगरबी ताकतें, नेटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, जो पाकिस्तान के यानी सरपरस्त हैं, पाकिस्तान के हलीफ रहे हैं, पाकिस्तान उनकी क्लाइंट स्टेट रही है, पाकिस्तान मगरिब के साथ जुड़ा हुआ रहा है, वो सब इस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सख्त खिलाफ हैं और वो उनके गले की हड्डी है व्लादिमीर पुतिन। वो हर कीमत पर पुतिन को हटाना चाहते हैं, पुतिन से निजात हासिल करना चाहते हैं और वो रशिया को पुतिन के बगैर देखना चाहते हैं, वो दुनिया को व्लादिमीर पुतिन के बगैर देखना चाहते हैं। और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक तहरीक चली हुई है, एक कैंपेन चली हुई है और उनको एक विलन के तौर पर मगरिब में पेश किया जा रहा है। चीन
اور جو غیر مغربی ممالک ہیں وہ پیوٹن کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، لیکن چونکہ میڈیا پر مغرب کا غلبہ ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر مغرب کا غلبہ ہے، بین الاقوامی اداروں پر مغرب کا غلبہ ہے، لہٰذا اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہمیں نظر آتا ہے، دنیا پر جو غالب طاقت ہمیں نظر آتی ہے، اگرچہ اس کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، وہ مغرب ہے، اور مغرب پیوٹن کو اپنے لیے ایک خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ مغرب کا یہ طریقہ کار ہے، اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ میں واپس عمران خان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ تو ایک ایسے شخص کی دعوت پر، ایک ایسی حکومت کی دعوت پر روس جانا، اس کے اوپر پاکستان میں تنقید کی گئی۔ پھر روس کی حکومت نے، صدر پیوٹن نے آخری لمحے تک وہ یہ کہتے رہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ مغرب یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ان کا مقصد پوٹن کسی بھی وقت جو ہے وہ انویٹ کر سکتے ہیں، فوج بھیج سکتے ہیں یوکرائن میں اور یوکرائن پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن روسی حکومت کا یہ پبلک موقف یہی رہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، یہ محض مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ لیکن یہ واقعہ آج 24 فروری کو عین اسی دن پیش آیا جب عمران خان صاحب ولادیمیر کے دفتر، پیوٹن کے دفتر سے تھوڑے فاصلے پر واقع ایک ہوٹل میں سو رہے ہوں گے غالباً، جب انہوں نے صبح 5 بجے، پونے 6 بجے خطاب کیا۔ ولادیمیر پیوٹن نے ٹی وی پر اور اعلان کیا کہ وہ ایک خصوصی ملٹری آپریشن کا انہوں نے آرڈر دیا ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور جس کے تحت روس کی فوج جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے یوکرائن میں۔ اب پیوٹن کی اس تقریر پہ بھی میں بعد میں آؤں گا۔ اب عمران خان صاحب واحد دنیا کے لیڈر ہیں جو ایک ایسے موقع پر روس میں موجود ہیں جب روس ایک ایسی لڑائی میں داخل ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے جو پوٹینشلی تھرڈ ورلڈ وار بن سکتی ہے، اور مغربی میڈیا ہسٹوریکل تاریخی ریفرنسز دے رہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ یورپ میں بہت خطرناک موقع ہے، اور یہ تیسری جنگ کا آغاز ہے، ورلڈ وار کا آغاز ہے، جس کا وہ ذمہ دار ولادیمیر پیوٹن کو ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا وہ ولادیمیر پیوٹن کو ایک طرح سے ہٹلر کے ساتھ ملا رہے ہیں، وہ ولادیمیر پیوٹن کو جوزف اسٹالن کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ اس کو ولن کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسے مغرب صدام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، لیبیا کے قذافی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، اسی طرح اب سارا مغربی میڈیا، تھنک ٹینکس، پولیٹیشنز جو ہیں وہ پیوٹن پر فوکس ہیں اور پیوٹن کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی انارمٹی کو آپ دیکھیے کہ ایک ایسے دن جب پوری دنیا کا فوکس روس پر ہے، ماسکو پر ہے، پیوٹن پر ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، اور میڈیا میں ان کے ساتھ وہ آئیں گے۔ یہ ہے ایک ایسے، اب اس سے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کیا اثر پڑے گا، پاکستان کی ریاست پر کیا اثر پڑے گا کہ ہم اس ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم تو کئی شمار قطار میں بھی نہیں، لیکن ہم ایک بائی ایکسیڈنٹ، ایک اتفاق کے طور پر اس کو وہ پوسٹپون بھی کر سکتے تھے عمران خان صاحب، لیکن انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے خود کہلوا کے شاید شاہ محمود قریشی نے اس دورے کی ارینجمنٹ کرائی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ توقع نہیں رہی ہوگی کہ عین اسی دن روس کے صدر جو ہے اپنی فوج کو یوکرائن بھیجنے کا آرڈر دیں گے جس دن عمران خان صاحب وہاں ہوں گے۔ اب یہ ساری چیز اپنی جگہ، لیکن اس کا ایک پہلو اور ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر اب الزامات لگ رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی اور پاکستان کو ایک مصیبت میں ڈال دیا اور پاکستان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا، اور عمران خان کا یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، یہ ان کے مخالفین یا کرٹکس میرے جیسے یہ کہیں گے۔ لیکن اس کے ایک اور نقطہ پہلو سے غور کریں کہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے، روس جانے سے پہلے ان کو معلوم ہو چکا تھا، غالباً معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت کی جانے کو رخصت کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب اس کو روکنے کے لیے اپنے طور پر اپنے کارڈز کھیلیں گے، لیکن عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو میجورٹی ہے وہ بہت تھن ہے قومی اسمبلی میں، اور وہ اتحادیوں کے بل پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات مختلف ذرائع سے سامنے آئی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان سے بغاوت کرنے کو تیار ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کو شاید رخصت کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے اوپر پورے یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب روس جانے والے تھے اس سے
चंद ही रोज कबल पाकिस्तान की फौज के सरबराह आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो थे वो ब्रसल्स में थे और वहां उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ के लीडरों के साथ बातचीत की और दूसरे यूरोपीय लीडर्स के साथ बातचीत की पाकिस्तान जो डिफेंस के हवाले से या व्हाटएवर उनका जो रोल है उसमें। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं और आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और कई को शायद मालूम नहीं है कि जो ब्रसल्स है बेल्जियम का दारुल-हुकूमत वो नेटो का भी हेडक्वार्टर है। तो नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठे थे और नेटो जो है वो रूस की मुखालिफत में पेश है जिसमें 30 ममालिक शामिल हैं और जो लीड कंट्री है नेटो में वो हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो मैं जरा ये कैमरा एडजस्ट कर लूं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ नेटो के यानी ब्रसल्स में नेटो को हेडक्वार्टर वाले शहर में मौजूद और वो भी उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि पता नहीं वो वहाँ उन्होंने जो ऑफिशियल एक्टिविटीज थी उसके बाद उनकी क्या एंगेजमेंट्स थी। मैं उस पर कोई कयास आराई नहीं करना चाह रहा, सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ कि आपने वो देखा। और पाकिस्तान के वजीर आजम उसके चंद ही दिन के बाद उस मुल्क के में जा पहुंचे जिसके खिलाफ नेटो लड़ाई करने की तैयारी कर रहा है और वहां पर उस लीडर के साथ वो मिल बैठे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम जो कि इस वक्त एनिमी नंबर 1 है वेस्ट का। वेस्ट के एनिमीज बदलते रहते हैं, कभी वो हिटलर होता है, कभी वो स्टालिन होता है, कभी वो सद्दाम हुसैन होता है, कभी वो बिन लादेन होता है, कभी वो कोरिया का प्रेसिडेंट होता है, कभी वो चीन का होता है। तो अब इस वक्त चंद सालों से प्यूटन जो है उनके सदर हैं और शुरू से उनको नापसंद थे, लेकिन इस वक्त चूंकि प्यूटन ने अपने नाखुन दिखाए हैं और प्यूटन ने अपनी आपको असर्ट किया है इसलिए अब सारी तवज्जो पुतिन पे। तो इमरान खान साहब जब पुतिन के साथ बैठे हैं तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी आर्मी चीफ के जो सरबराह हैं वो यूरोप में उनकी बातचीत हो रही थी। अब मैं जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि इमरान खान साहब जब वापस आएंगे और फर्ज करें उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई मूव बनती है और उन्हें हटा दिया जाता है किसी आईनी कानूनी तरीके से अदालत के जरिए या असम्बली में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आती है या इलेक्शन कमीशन उनको हटाता है या उनकी हुकूमत सर्वाइव भी करती है लेकिन वो उसके ऊपर एक बहुत शदीद अटैक आता है सारी कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से, तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि देखें मेरे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, मगरिब ने मेरे खिलाफ साजिश की, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट बात करता था, मुसलमानों की बात करता था, इस्लाम की बात करता था, इंसाफ की बात करता था, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता था और रूस उस पहले मैंने चीन का दौरा किया, उसके बाद मैंने रूस का दौरा किया तो मुझे उसकी सजा दी गई और ये मेरे खिलाफ एक अमरीकी साजिश है जिसमें सारे पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो शामिल है। नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो अमेरिका का दौरा करके आए हैं चाहे कुछ हफ्ते पहले, तो इस तरह वो और लोगों का भी बताएंगे जो अभी अभी यूरोप होकर आए हैं। तो इमरान खान साहब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस कारकर्दगी इतनी कमज़ोर है और अवाम के साथ वो इतने डिस्कनेक्ट हैं और उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत ने कुछ डिलीवर भी नहीं किया और ख़ास तौर पर उनकी जो वादा खिलाफियाँ हैं, उन्होंने जो क्लेम्स किए अपनी हर बात से उन्होंने यानी अक्सर बातों से उन्होंने यू टर्न लिया और वो कोई डिलीवर नहीं कर पाए। लिहाजा ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अवाम में मकबूल नहीं और अवाम इस हुकूमत से तंग हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात बहुत ज़्यादा हैं। हमारा पूरा माशरा जो है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एकेडेमिया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वो अमेरिका के मुखालिफ हैं। हालांकि अमेरिका से हम इमदाद भी लेते हैं और उन्हीं की इमदाद पर हम चल भी रहे हैं और उन्हीं के साथ हमने 75 साल हमारी वो भी गुजरी है ज़िंदगी भी, लेकिन बावजूद हम जो है एंटी अमेरिकन हैं और एंटी वेस्ट हैं। ऐसे में एक पॉपुलर लीडर जब रूस का दौरा करके आता है और उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है और वो एक ऐसे हालात में आता है जब अमेरिका और सारा मगरिब रूस के खिलाफ है, तो इमरान खान साहब को उनका ये रूस का ये दौरा पाकिस्तान के लिए तो शायद मसाइल पैदा करे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए इश्यूज पैदा करे मगरिब के साथ हमारे ताल्लुकात में, लेकिन अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाए तो उनका
وہ اس سے ایک نئی سیاسی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ نئی سیاسی زندگی وہ جلد سے جلوسوں میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی یا ان کے خلاف کچھ ایسے ایویڈنس آ گئے کہ ان کی آزادی محدود کر دی گئی یا وہ پاکستان سے باہر بھیج دیے گئے پھر تو وہ اس بات کو بہت اچھالیں گے، لیکن اگر یہاں وہ آزاد رہے تو پھر وہ اس بنیاد پر کمپین کریں گے۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی وہ ساری ناقص کارکردگی جو ہے اس کو فراموش کر کے امریکہ کی مخالفت میں اور امریکہ اور مغرب کے خلاف عمران جو پہلے بھی کہتے رہے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اس کو شاید بائی کریں اور عمران شاید اپنی کچھ کھوئی ہوئی مقبولیت جو ہے وہ اس کو واپس لے لیں۔ تو یہ تو میں نے ایک پوائنٹ پڑھی اپنے نقطہ نظر سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب جہاں تک بات ہے یوکرائن پر جو آپریشن ملٹری ہو رہا ہے روس کا، اس کا پاکستان کے ساتھ اگر عمران خان صاحب وہاں نہ جاتے اور عمران خان صاحب اس وقت وہاں نہ ہوتے تو یہ کوئی پاکستان کے ساتھ اس کا اتنا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ یورپ کے اندر ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ اس ری الائنمنٹ میں یہ ایک نئی صورت ہے جس میں روس جو ہے اب ریئیکٹ کر رہا ہے۔ مغرب کا جو ایگریشن ہے پچھلے 30 سال سے، جب سے سوویت یونین ختم ہوا، مغرب مسلسل جو ہے وہ روس کی طرف روس کے مفاد کے خلاف بقول روسی حکومت کے کام کر رہا ہے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کی ایکسپینشن نہیں ہوگی، وہ نیٹو کو پھیلاتے پھیلاتے 30 ملکوں تک وہ انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ نیٹو میں شامل امریکہ اور برطانیہ روس کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روس تو یورپ کا حصہ، آدھا یورپ میں ہے اور وہ خود کو یورپی کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یورپینز، تو روس یورپ میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ ایسا نہیں چاہتا، برطانیہ ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ روس جیسا بڑا ملک، بڑی طاقت جو یورپی یونین کے ممالک سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، نیوکلیئر پاور ہے۔ یورپی یونین میں اس وقت صرف فرانس نیوکلیئر پاور ہے، اور یورپی یونین سے باہر جو ملک ہے وہ برطانیہ نیوکلیئر پاور ہے۔ لیکن اگر روس اپنے قدرتی وسائل، اپنے سائز، اپنی ملٹری فوجی طاقت، نیوکلیئر طاقت کے وجہ سے اگر وہ یورپ میں آتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے امریکہ کا کردار یورپ میں کم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ روس کو، پہلے تو وہ ایک مغربی کیپٹلزم نظام تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا جو مغربی یورپ اور امریکہ اس میں اکٹھے تھے، اور یورپ میں سوشلزم تھا، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی سوویت یونین میں، تو وہ تو ایک ڈیوائیڈڈ آئیڈیولوجیکل ڈویژن تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یورپ میں بھی سوشلزم نہیں رہا، یورپ بھی ایک روس میں بھی سوشلزم نہیں رہا، اور وہ بھی ایک مارکیٹ اکانومی جو ہے اس کی بھی ہے، اگرچہ اس کا ماڈل مختلف ہے۔ تو روس کا یورپ کے ساتھ تعلق بنانا امریکہ کے مالی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے یہ ایک انٹرسٹ کی لڑائی ہے۔ روس کا یوکرائن میں جانا، اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کہ ایک آزاد ملک میں دوسرے ملک نے اپنی فوج کیوں بھیجی، اس کی ہمیشہ انٹرنیشنل لا میں جو ہے اس کی کنڈمنیشن کی جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم یوں سادہ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ روس نے حملہ کیا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے کہا کہ جو نیٹو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ میرے پیچھے جو نقشہ لگا ہوا ہے، یہ یلو کلر میں، یہ اورنج کلر میں روس ہے، اور یہ پرپل کلر میں یوکرائن ہے، اور یہاں نیچے جو ہے بلیک سی ہے، اس کے اکراس جو ہے یورپ ہے، اور نیٹو جو ہے اس وقت اس کی فوجیں جو ہے وہ رومانیہ میں، یعنی بلیک سی کے دوسری طرف موجود ہے، یہ رومانیہ ہے، یہاں پر نیٹو کا موجود ہے۔ مالدووا میں یہ ایک ایکس ریپبلک ہے، یہاں پر پرو ویسٹرن موومنٹ ہے۔ یوکرین میں اورنج ریولوشن لایا گیا ہے، یوکرین کے ساتھ اوپر بیلاروس ہے اور اس طرف پولینڈ ہے، تو پولینڈ میں، رومانیہ میں، مالدووا میں جو ہے وہ نیٹو کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ یوکرائن میں پہلے
2004 में कलर रिवॉल्यूशन अमेरिका की मदद से आया, और फिर जब वो कलर रिवॉल्यूशन नाकाम हुआ और वहां पर एक फिर मगरिब की मुखालिफ हुकूमत आ गई, तो 2014 में वहां पर उन्होंने उसको हटा दिया मगरिब की मदद से, और एक अभी जो वहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो सदर हैं वो मगरिब नवाज हैं, उनको लाकर बिठा दिया गया। तो फिर यूक्रेन में रूस ने का जो बड़ा कंसर्न वो ये है कि जो सोवियत यूनियन के दौर में जो यूक्रेनियन रिपब्लिक थी उसके पास न्यूक्लियर आर्म्स थे, उसके पास असलहा था, वहां पर बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, और वो नो हाउ जो है न्यूक्लियर आर्म्स की वो यूक्रेन में मौजूद है। अब यूक्रेन के पास लीडर ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास नो हाउ है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस को हटाया जाए। रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो उसकी नशिस्त उसने जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ 1991 में, तो उस वक्त की जो साबिक सोवियत रिपब्लिक्स थी उन्होंने मुश्तरका तौर पर कहा कि जो सोवियत यूनियन की मुस्तकिल सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की वीटो पावर है जिसके पास, वो सीट अब तसलसल में सोवियत यूनियन के तसलसल में रूस को मुंतकिल हो जाएगी। अब मगरिब की आशीर्वाद पर, मगरिब के कहने पर, मगरिब के परसुएशन पर यूक्रेन के बाद सियासतदान, दानिश्वर, सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं आलमी फोरम्स पे कि उससे रूस से सिक्योरिटी काउंसिल की नशिस्त वापस ले ली जाए अक़वाम मुत्तहिदा की, क्योंकि सोवियत यूनियन तो अब नहीं रहा। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हासिल करेंगे, ये चीज। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि हम तो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं। चौथी बात यूक्रेन ये कहता है कि हम नेटो के मेंबरशिप लेना चाहते हैं। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको रूस अपने मफाद के खिलाफ समझता है। अपने देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस मफादात की बुनियाद पर होते हैं, अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं होते। अमेरिका ने अपने मफाद में इराक पर कब्जा किया, हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, लिबिया पर हमला किया, और उस वक्त फिर यही अमेरिकी मीडिया, यही मगरबी मीडिया जस्टिफाई कर रहा था कि जी सद्दाम हुसैन के पास फलां फलां असलहा है, वहां फौज भेजना जायज है। तालिबान ने जो है वो अमेरिका में बिन लादेन को पनाह दी है, जिसने कि अमेरिका में ये सारे वाकयात किए। तो वो जो है टायरेंट है बशर अल असद और कजाफी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो ये अपनी फौज जहां वो भेजते हैं तो उसे उन्होंने यूगोस्लाविया को तबाह किया। नेटो ने यूगोस्लाविया, बाल्कान जिसको हम कहते हैं, वो यूरोप में एक मुत्तहिदा रियासत थी जिसमें सर्बिया और क्रोएशिया और ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना और कोसोवो ये सारे शामिल थे। लेकिन नेटो ने बमबारी की, नेटो ने फौजें भेजी और यूगोस्लाविया को तोड़ फोड़ दिया और उसको टुकड़ों में बांट दिया। तो वो उस वक्त तो ना इंटरनेशनल लॉ की बात होती है, ना मीडिया में तनकीद होती है, क्योंकि वो मगरिब अपने इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी समझता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो यूक्रेन में फौज भेजी उसकी हमायत या मुखालिफत। बात यह है कि रूस का इंटरेस्ट ये है, वो ये समझता है कि उसके वजूद के लिए खतरा है। ऐसा ना हो कि यूक्रेन में न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो नष्ट कर दिए जाएं, जो कि रूस, यूक्रेन के 3 तरफ रूस है, यहाँ पर एटमी हथियार नष्ट कर दिए जाएं। ऐसा हो कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे लिए मसला पैदा किया जाए। जब ये नेटो में शामिल हो जाएगा यूक्रेन, तो यूक्रेन रूस के खिलाफ कुछ भी करेगा, तो फिर यूक्रेन को अगर रोकने की कोशिश करेगा रूस, तो वो नेटो पर हमला तस्वुर होगा और नेटो के सारे मुल्क जो हैं वो रूस पर हमला करेंगे। इन चीजों को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने इनको दिसंबर में कहा अमेरिका को और नेटो को कि देखो हमें गारंटीज दे दो, आप मुसलसल हमारी सरहदों की जानिब बढ़ रहे हो, मुसलसल हमारी सरहदों की जानिब बढ़ रहे हो, हमारे इर्द गिर्द आप घेरा आपने कायम कर रखा है। सर जंग खत्म हुए 30 साल हो चुके, वारसा पैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन आज भी हमारे चारों अतराफ में आप जो हैं फौजी कार्रवाइयां कर रहे हो, आप मुल्कों को इमदाद दे रहे हो। यूक्रेन को इतना असलहा दिया गया और यूक्रेन को इतनी फौजी इमदाद दी गई, किस लिए? रूस के लिए। इसलिए इस वक्त मसनरीज काम कर रहे हैं जो किराए के फौजी हैं यूक्रेन में, और तो लिहाजा रूस अपनी सरहद, अपने दरवाजे के ऊपर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1962 में
सोवियत यूनियन ने कुछ मिसाइल्स नस्ब करने की कोशिश की थी कूबा में, और मिसाइलों का कुछ हिस्से पहुंच भी गए थे कूबा में। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे, अमेरिका के सदर थे, उन्होंने कहा इस पे वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, आलमी जंग हो जाएगी। हालांकि कूबा और सोवियत यूनियन उनका आपस में वो एलाइज थे, इत्तेहादी थे, लेकिन अमेरिका ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि सोवियत यूनियन के मिसाइल कूबा में आए और कहा कि ये हमारे लिए खतरा है। तो लिहाजा उन्होंने एक आलमी जंग की धमकी दी, और उसके बाद वो 1962 का मिसाइल क्राइसिस जो है फिर बड़ी मुश्किल से वो हुआ। तो अब व्लादिमीर पुतिन वही सारे आर्गुमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपकी सरहदों के करीब कनाडा में, मैक्सिको में, कूबा में, लैटिन अमेरिका किसी मुल्क में हम जाकर इस तरह की कार्रवाई करें तो आप कैसे रद्द अमल करेंगे, या बरतानिया के करीब समंदर में किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में हम करें तो क्या करेंगे। हम तो आपकी सरहदों के करीब नहीं आ रहे, हम तो आपके समंदरों में नहीं आ रहे, हम तो आपकी सरहदों के करीब मिसाइल नस्ब नहीं कर रहे, तो आप क्यों हमारी सरहदों के इर्द गिर्द हमारा घेराव कर रहे हैं और आप मिसाइल नस्ब कर रहे हैं, और आप हमें तो जब हमें खतरा होगा, हमारे वजूद को खतरा होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लिहाजा उन्होंने ये कार्रवाई की, और वो ये चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कजाकिस्तान में पिछले दिनों CSTO की अफवाज गई थी, 3000 दस्ते गए थे, और वहां जो बगावत की कोशिश की गई उसको नाकाम बनाया और वो पुल आउट कर गई। तो अब तक तो रूस ये कह रहा है कि अगर कोई फौज ऑपरेशन, खुसूसी ऑपरेशन में यूक्रेन जाएगी, वो अपने अहदाफ हासिल करके वापस भी आ सकती है। इसका एक और पहलू ये है कि यूक्रेन की आबादी में तकरीबन 18% जो हैं वो रूसी लोग हैं, रूसी नस्ल के लोग हैं। रूसी और यूक्रेनियन आपस में कजन्स हैं, यानी नस्ली तौर पर ये करीब हैं एक दूसरे को। यूक्रेनियंस को लिटिल रशियंस कहा जाता है, लेकिन जो रशियंस हैं वो भी यूक्रेन में तकरीबन 18% है। ये 22% तक थे, लेकिन ये अब 18% के करीब हैं। और ये जो इस नक्शे में आप डार्क जगह देख रहे हैं, ये डोम्बस का रीजन है, जहां पर कि ये जो नई डोनेट और लुहंस्क की जो नई रियासतें वजूद में आई हैं, रिपब्लिक्स विद इन यूक्रेन बॉर्डर्स, ये यहाँ पर कंसंट्रेशन इस इलाके में रूसी लोगों की है। और ये रूसियों की यहाँ पर इस इलाके में 75% जो है वो रूसी हैं। मशरकी यूक्रेन है और इसकी बॉर्डर्स रशिया के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर 2 नई रिपब्लिक्स विद इन यूक्रेन वजूद में आई हैं, और वो कहती हैं कि हम रूस के साथ अपना इल्हाक करेंगे। यहाँ नीचे मेरी कुर्सी सीट के पीछे क्रेमिया है, अगर आप जुनूब में आए तो वो भी वहां पर भी रूस की फौज है और रूस का बहरी अड्डा है। अब ये यूक्रेन में ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुआ कि यहाँ पर जो रूसी रहते हैं 75%, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ और यहाँ रेफरेंडम हुआ और इनसे पूछा गया कि आप रशिया के साथ रहना चाहेंगे, आप रूसी हैं, तो रूसी जबान बोलते हैं, कि आप यूक्रेन में शामिल होना चाहेंगे, तो उस वक्त यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रूसी लोगों ने कहा कि हम यूक्रेन में खुश हैं, यूक्रेन में रहना चाहेंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि यूक्रेन के अंदर एक पुरानी बीमारी है नेशनलिज्म की, कौम परस्ती की, जिसमें वो सोवियत यूनियन से पहले भी थी, ज़ारे रूस के ज़माने में भी थी, और वो बाद में भी सोवियत यूनियन के दौरान भी ये रही कि वो अपनी यूक्रेनियन आइडेंटिटी पर बहुत जोर देते हैं, और यूक्रेनी ज़बान स्कूलों में बोलना, और यूक्रेनी ज़बान और सिर्फ यूक्रेनियन जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। शुरू में स्टालिन ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इससे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेनियन जो थे वो बहुत शॉविनिस्टिक नेशनलिज्म था उनका। तो फिर स्टालिन ने रूसी जबान को लाजमी करार दिया और रूसी जबान के ऊपर बहुत जोर दिया, अगरचे यूक्रेनियन भी साथ चलती रही। जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो जो यूक्रेन के जो नए हुक्मरान थे वो उसी पुरानी रविश पे चल निकले, और उन्होंने कहा कि रूसी ज़बान की उन्होंने मुखालिफत की। उन्होंने रूसी स्कूल में रूसी जो लाजमी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने यूक्रेनियन को सिर्फ लाजमी करार दिया, और मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 20% जो आपकी आबादी होती है रूसी, उसके हुकूक को, उसकी आइडेंटिटी को, उनकी सकाफत को उन्होंने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। और यूक्रेन के अंदर पिछले 30 साल के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से जो रूसी लोग हैं उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई। और तो ये बुनियादी तौर पर वहां पर झगड़ा जो है वो कौमियत का और जबान का झगड़ा है, जिसमें यूक्रेनियन हुकूमत ने, यूक्रेनियन इदारों ने ये कोशिश की कि रूसियों को, रूसी जबान को
मुकम्मल तौर पर जो है एक तरफ कर दिया जाए और रूसियों की मुखालिफत की गई और रूसियों बोलने वालों पर इन इलाकों में भी हमले किए गए। लेकिन जहां पर रूसी दूसरे इलाकों में भी थे मुल्क के, और जहां पर वो कम तादाद में थे, उन पर हमले किए गए, उनको मुलाजमतों से निकाला गया, उनको पीछे किया गया, जिसके नतीजे में जो रूसी यूक्रेन में रहते थे, ये वो रूसी हैं जो यूक्रेन में कोयला और क्या नाम है स्टील और एल्यूमिनियम और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पैदा होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और सोवियत यूनियन के दौर में इस डोंबस के एरिया में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी और इन सनतों में काम करने के लिए, स्टील की सनत में काम करने के लिए, कोयले की सनत में काम करने के लिए रूसी यहाँ पर आए थे और वो माइग्रेट होकर उन्होंने काम किया। इस इलाके में उनकी कंसंट्रेशन थी, लेकिन वो दीगर यूक्रेन के इलाकों में भी रहते थे। तो अब जब यूक्रेन जब से आज़ाद हुआ है, यूक्रेन के अंदर रूस के मुखालिफ ये जो जज्बात हैं और ये जो पॉलिसियां हैं डिस्क्रिमिनेटरी, इससे बहुत रद्द-ए-अमल आया। और फिर यहाँ के लोगों ने जिन्होंने शुरू में 1991 में यूक्रेन में रहना पसंद किया था रूसियों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम रूस के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर जब रेफरेंडम हुआ तो यहाँ के लोगों ने, रूसियों ने कहा कि हम रूस का हिस्सा बनेंगे, और फिर उन्होंने ये डोनेट और दूसरी ल्यूहंस की अपना वो रियासतें, इलाकों को, ये पूरा डोंबोस रीजन को उन्होंने कहा कि हमें इंटरनल खुद मुख्तारी दी जाए। बॉर्डर्स जो हैं वो यूक्रेन के हैं, लेकिन इंटरनल खुद मुख्तारी की बात की गई। फिर बेलारूस में मुज़ाकरात हुए दारुल-हुकूमत मिन्स्क में, और मिन्स्क के एग्रीमेंट के तहत रशिया ने ये कहा यूक्रेन से कि इन इलाकों को दाखिली खुद मुख्तारी दे दो, यहाँ के इनको ये जहाँ जिसके साथ जो ताल्लुक बनाना चाहते हैं इनको रखने दो। यूक्रेन ने उस पर अमल नहीं किया, और अब नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन को एक बेस बना लिया इस नस्ली मसले को, इस एथनिक मसले को रूसियों और यूक्रेनियों के दरमियान जो था, उसको मगरिब ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और वो यूक्रेन को नेटो और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के पास ममालिक यूक्रेन को एक ऐसी बेस बनाना चाहते थे और चाहते हैं जहां से वो रूस के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकें। अब ये मालदोवा और तो इस वक्त बेलारूस जो है वो रूस के साथ खड़ा है। बेलारूस में भी पिछले दिनों इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की गई, वहां भी बगावत करने की कोशिश की गई, लेकिन बेलारूस जो है वो रूस के साथ खड़ा है, और यूक्रेन जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है रूस के खिलाफ। तो फिर पुतिन ने दिसंबर 2021 में कहा कि इनफ इज इनफ, हमें अब लग रहा है कि आप यूक्रेन में आके बैठ रहे हैं और आप यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि नेटो हमारी बॉर्डर पे बिल्कुल हमारे साथ खड़ा होगा और हमारे सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, वो सारे आपके टारगेट होंगे। तो चूंकि पुतिन 2000 से प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर भी दरमियान में रहे, पुतिन को वो हटाना चाहते हैं, पुतिन से वो निजात हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए ये कोशिश करना चाहते हैं। ये शख्स की बात नहीं है। रूस में जो जितना बड़े साइज रूस का है, जितने वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देखिए वहां 14 तो टाइम जोन है, 10,000 मील लंबा मुल्क है, उसमें बेशुमार वसाइल हैं। इन वसाइल के पीछे है कैपिटलिस्ट दुनिया, और वो समझते थे कि सोवियत यूनियन को तोड़कर अब वो जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी तवक्को के खिलाफ हुआ, लिहाजा वो अब पुतिन के खिलाफ हैं। लेकिन ये पुतिन वाहिद शख्स नहीं है। मसला जो मगरिब का है वो ये है कि जो इस वक्त रूसी क़यादत है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो मिलिट्री में है, वो तमाम लोग जिनकी उम्र 70 साल या 50 और 70 साल के दरमियान है, ये वो लोग हैं जो सोवियत यूनियन के दौर में पैदा हुए, सोवियत यूनियन में इन्होंने तालीम हासिल की, सोवियत यूनियन की आइडियालॉजी से ये मुतासिर हैं, सोवियत यूनियन की ट्रेनिंग इनको हासिल है, सोवियत यूनियन की पॉलिसीज ये जानते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अगरचे सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुका, लेकिन इस वक्त रूस की जो रूस का जो लोग निज़ाम चला रहे हैं, जिन नस्ल के लोग, ये लोग वो हैं जो सोवियत यूनियन को चलाते रहे हैं। लिहाजा
लिहाजा ये मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगरिब की पॉलिसीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कोशिश की कि मगरिब के साथ ताल्लुक अच्छा बनाएं, कुछ उनके साथ रिपोर्चमेंट करें, लेकिन मगरिब इसके लिए तैयार नहीं, वो मुकम्मल। और मगरिब कौन है? मगरिब में खास तौर पर अमेरिका और बरतानिया और एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, जिसमें फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये उस तरह से रूस को खत्म नहीं करना चाहते। वो रूस के साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, ताल्लुक अच्छा रखना चाहते हैं यूरोपीय। लेकिन ये जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, अंग्रेजी बोलने वाली ममालिक, वो खुसूसन बरतानिया और अमेरिका, और उसके अलावा वो ममालिक जो माजी में सोवियत यूनियन के एक तरह से कॉलोनी से रहे, मशरकी यूरोप के ममालिक, वारसा पैक्ट के जो ममालिक हैं, जैसे कि कई बार मैंने जिक्र किया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी तो अब रूस का कुछ दोस्त बन चुका है, लेकिन चेक रिपब्लिक, कोसोवो, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया शायद रूस के हामी है, बाल्टिक स्टेट्स, ये लोग रूस के तारीखी तौर पर, तारीखी तजर्बात की वजह से मुखालिफ हैं। तो ये है वो पस मंजर जिसमें ये क्राइसिस शुरू हुआ है। और इस वक्त ये मगरिब इसको एक तरह से तो वो इसको पब्लिक में और मीडिया में इसको वो फुल टास बॉल समझ रहे हैं और उसके ऊपर वो छक्के लगा रहे हैं और प्रोपेगेंडा करके एक विलन के तौर पर पुतिन को पेश किया जा रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराए हुए हैं। इस यूक्रेन के ऑपरेशन और यूक्रेन में जो क्राइसिस है, पिछले तकरीबन 1-1.5-2 साल में, खुसूसन पिछले 6 महीनों में व्लादिमीर पुतिन ने खुद को आलमी स्टेज पर, आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा लीडर साबित किया है और अपनी बहुत सारी बातें मनवाई हैं। और अब वो हर कोई पुतिन के बारे में बात कर रहा है, और पुतिन जो चाहते हैं कि रशिया को एज ए ताकत इस्तेमाल किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए और रशिया को उसका जायज मकाम दिया जाए और रशिया यूरोप में एक की रोल प्ले करे, इस पर मगरिब जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि मगरिब बहरहाल मगरिबी ममालिक, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ये लोग जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस दौर में। और ये कोई रूस कोई इराक तो नहीं है, रूस कोई लीबिया तो नहीं है, रूस कोई अफगानिस्तान तो नहीं है। रूस के साथ लड़ाई का मतलब है कि यूरोप वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जा सकता है। इसी तरह अमेरिका भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। अगरचे आप देख लें कि चीन खामोश है। चीन ने कहा, उनका जो स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि हम हालात को देख रहे हैं और हमें यकीन है कि रूस एक इतनी ऐसी पावर है कि वो इस मसले से अकेला निपट लेगा, चीन की फौज की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि अभी 1 महीना कबल जब ओलंपिक्स हो रहे थे, विंटर ओलंपिक्स चाइना में, तो चीन के सदर और रूस ने जो बयान जारी किया वो उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों इकट्ठे मिल के काम करेंगे और हमारे दरमियान एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। तो मगरिब और अमेरिका जो है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चीन और रूस के साथ बैक वक्त कोई इस किस्म की मिलिट्री एंगेजमेंट करे। हाँ, बदकिस्मत मुल्क यूक्रेन को एक प्रॉक्सी जंग का मैदान वो बनाए रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि रूस को जितना ज़्यादा तंग कर सकते हैं, मसनरीज के ज़रिए, मुख्तलिफ फ्रंट्स उसके खिलाफ खोल के, सेंक्शंस के ज़रिए, पाबंदियाँ लगाकर, मुख्तलिफ मुल्कों को मजबूर करके कि वो रूस के साथ ताल्लुक़ ना रखें, रूस के साथ तिजारत ना करें। ये वो करेंगे जिससे आज अब रूबल जो है वो बहुत गिरा है और डॉलर जो है रूबल के मुकाबले में ऊपर गया है। पैनिक रशिया में भी ज़रूर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रशियन क़यादत ने, पुतिन ने इस वक्त जो किया है, ये कोई फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज हेड नहीं किया, अचानक नहीं किया। ये बड़ी कैलकुलेटेड, वेल थॉट थ्रू उनकी स्ट्रेटजी है और इसकी एक एक स्टेप को उन्होंने बड़ा केयरफुली एसेस किया और उसके बाद उन्होंने आज ये किया है और उनको ये भी अंदाज़ा है कि मगरिब क्या कर सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। ये वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आप इसको शेयर करें अपने अपने नेटवर्क्स में तो अच्छा होगा, ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू वेरी मच।